हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पोलियो। पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस भी बोलते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले एक टर्म आता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, तो पोलियो में कैसा पैरालिसिस होता है? एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर इस टाइप का डायग्राम अगर कहीं पर आ जाए तो क्या बताना है इसको? पोलियो। ठीक है, अब एंडेमिक एंड 8 वल्नरेबल कंट्रीज़। तो एंडेमिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहाँ पर पोलियो के केसेस अभी भी पाए जाते हैं, जो कि कौन सा स्ट्रेन होता है इसका? कौन सा? WPV1 इज़ स्टिल सर्कुलेटिंग इन दीज कंट्रीज़। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, बट 2 एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और 8 वल्नरेबल कंट्रीज़ होती हैं। कौन कौन सी हैं? कैमरून, सूडान, सोमालिया, सीरिया, इथोपिया, नाइजीरिया, जीनिया और इराक। ये 8 वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। फिर बात करते हैं पोलियो स्टेटस इन इंडिया। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द पोलियो फ्री ऑन 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर्ड हो चुका था। तो इसके लास्ट पोलियो केस कब रिपोर्ट हुआ था इंडिया में? WPV2 की बात करें तो ये कब रिपोर्ट हुआ था? 24 अक्टूबर 1999 में, जो कि अलीगढ़ यूपी में हुआ था। ठीक है, और WPV3 की बात करें तो ये कब, इसका लास्ट केस कब मिला था? 13 अक्टूबर 2010 को झारखंड में। और WPV1 की बात करें तो इसका लास्ट केस कब मिला था? 13 जनवरी 2011 में, वो भी हावड़ा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो मतलब इंडिया में पोलियो जो है इरेडिकेट है। फिर बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है पोलियो का? एंट्रोवायरस। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पिकॉर्ना वायरिडी फैमिली से। और ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA होता है। फिर बात करते हैं P1, P2, P3 की। तो जो WP1 होता है ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट होता है। ठीक है, और इसका जो कुछ केसेस हैं वो अभी भी पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, और एसोसिएटेड होते हैं नेचुरल आउटब्रेक से। ठीक है, फिर बात करते हैं WPV2 की। ये इसका मैक्सिमम एंटीजेनिक वेरिएशन होता है, और ये ईजीएस्ट टू इरेडिकेट है। जो WPV1 था वो मोस्ट डिफ़िकल्ट था इरेडिकेट होना, और WPV2 सबसे ईजीएस्ट है। और ये इरेडिकेट कब हो गया था? 20 सितंबर 2015 को। और एट्यूनेटेड WPV2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर CVDPV। एट्यूनेटेड WPV2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर CVDPV, मतलब सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। जो हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं तो उसमें हम एट्यूनेटेड फॉर्म में देते हैं उस वायरस को। तो जो WPV2 होता है वो अगर एट्यूनेटेड फॉर्म में भी रहता है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। और क्या कॉज करता है? सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो वैक्सीन से डिराइव्ड है पोलियो, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, फिर बात करते हैं WPV3 की। और इसको डिफ़िकल्ट टू किल, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इसको किल करने के लिए। और जो एट्यूनेटेड WPV3 है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर VAPP। VAPP का मतलब क्या है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो माइलाइटिस। ठीक है, अब अगर एट्यूनेटेड WPV3 है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो माइलाइटिस, मगर ये रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही रेयर केस में होता है। और ये इरेडिकेट कब हो गया था? अक्टूबर 2019 को। फिर बात करते हैं WPV कैन सर्वाइव, वाइल्ड पोलियो वायरस कैन सर्वाइव इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अप टू द 48 आवर्स। मतलब 2 दिन तक ये वायरस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, एंड कैन बी किल्ड बाय द डिसइन्फेक्टिंग एजेंट जैसे कि फ्लोरीन। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कौन सा होता है? फीको ओरल रूट होता है, मतलब फीसेस या ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन। वायरसेस रिसाइड इन द फेरिंग्स एंड पेयर पैच ऑफ इन द GIT। यहाँ पर वायरस रिसाइड कर जाता है, मतलब ठहर जाता है। और किससे फैल सकता है? एक तो हो गया फीको ओरल रूट, दूसरा रूट हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू इंक्रीज वायरेमिया इन द इनिशियल फेज। वायरेमिया के बढ़ने से क्या हुआ कि जो हमारा वायरस था वो सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट आ गया हमारे। तो सलाइवरी ग्लैंड में आने से क्या हुआ कि हमारे सलाइवा के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वो किसी अदर पर्सन में ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो 2 ट्रांसमिशन कौन कौन से? एक फीको ओरल रूट और दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसके पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स आने के 7 से 10 दिन पहले और 7 से 10 दिन बाद तक इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कितना होता है? 7 to 14 डेज। होस्ट फैक्टर की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली किसको इन्फेक्ट, मतलब किस एज को इन्फेक्ट करता है? ये 15 लेस देन 15 ईयर्स। और ये मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स में जो है इन्फेक्ट करता है।
जेंडर की बात करें तो ये मेल्स में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और रेशियो कितना होता है 3:1, मतलब 3 मेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो 1 फीमेल को इन्फेक्ट करेगा उसके रेशियो में। फिर क्लिनिकल ऑकरेंस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली किस में होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस, मतलब इनके जो केसेस होते हैं पोलियो के वो मोस्ट कॉमनली सब क्लिनिकल होते हैं। इसका मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं मगर डिसीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अ सिंगल केस ऑफ पोलियो कैन गिव राइज टू 1000 सब क्लिनिकल केसेस इन द चिल्ड्रन एंड 75 सब क्लिनिकल केसेस इन द एडल्ट्स। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि एक सिंगल केस जो पोलियो का है वो आगे जाकर कितनों को मतलब कॉज कर सकता है पोलियो, 1000 सब क्लिनिकल केसेस चिल्ड्रन में और 75 सब क्लिनिकल केसेस एडल्ट्स में। और पोलियो शोज़ द आइसबर्ग फिनोमेना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोलियो आइसबर्ग फिनोमेना को शो करता है। आइसबर्ग फिनोमेना याद करो, मैंने बताया था कि इसमें जो टिप होता है आइसबर्ग का, मतलब कि वो क्लिनिकल केसेस होते हैं, इसमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हिडन पोर्शन होता है ये जो है सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, उसमें साइन एंड सिम्टम्स तो एब्सेंट होते हैं मगर डिसीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोस्टली अगर सब क्लिनिकल केसेस होते हैं तो मतलब आइसबर्ग फिनोमेना ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये शो करता है आइसबर्ग फिनोमेना, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इट शोज़ द सीजनल डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीजनल होता है, किस किस सीज़न में ज़्यादा होता है, रेनी सीज़न में, पोस्ट रेनी सीज़न में और विंटर्स में, मतलब इन सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। और कमनली किस में होता है, सितंबर टू मार्च में, ठीक है। सितंबर टू मार्च के सीज़न में, मतलब इस पीरियड में ज़्यादा कॉमनली होता है पोलियो। रिजर्वायर की बात करें तो मैन इसका रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर मतलब पता है क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट भी होता है और वहाँ पर अपना नंबर भी बढ़ाता है बाय रिप्रोडक्शन। और नो क्रॉनिक कैरियर्स, इसका कोई कैरियर नहीं होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एन अटैक, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, फटीग हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जैसे टॉन्सिलेक्टॉमी स्पेशली इन द एपिडेमिक्स ऑफ द पोलियो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलम कंटेनिंग द डीपीटी वैक्सीन। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या है। देखो इसमें 3 टाइप के, मतलब 4 टाइप के हैं। पहला इनअपरेंट, मतलब सब क्लिनिकल, साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट है मगर डिसीज़ प्रेजेंट है। तो 95% केसेस कैसे होते हैं, सब क्लिनिकल, मतलब कि नो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रिकॉग्निजेबल बाय आइसोलेशन और राइजिंग द एंटीबॉडी टाइटर, मतलब साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट एब्सेंट है और हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइसोलेट करके और उसके अंदर एंटीबॉडी के टाइटर्स को चेक करके, ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं एबॉर्टिव पोलियो की। इसमें माइनर इलनेस होते हैं और 4 to 8% जो होता है अबॉर्टिव पोलियो में आता है। इसमें क्या होता है, माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होता है, मतलब खुद से ठीक हो जाता है और रिकॉग्नाइजेबल बाय आइसोलेशन और राइजिंग द एंटीबॉडी टाइटर्स। एबॉर्टिव पोलियो में क्या होता है कि माइल्ड पोलियो होता है और वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, और उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वही आइसोलेशन और राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स को चेक करके। फिर तीसरा आता है नॉन पैरालिटिक पोलियो। तो ये 1% केसेस में होता है। इसमें क्या होता है कि पोलियो तो हो जाता है मगर कोई पैरालिसिस नहीं होती है। सिनोनिमस होता है ये किससे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से ये सिनोनिमस होता है। फिर चौथा बात करते हैं पैरालिटिक पोलियो की। तो पैरालिटिक पोलियो में ये कितना होता है, लेस देन 1%। और इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले में बताया था, सबसे पहले इमेज जो दिखाई थी वो फ्लैसिड पैरालिसिस की थी, और ये लेस देन 1% केसेस में होता है। स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, 80%, और बल्बो स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, 20%, और प्योर बल्बल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, रेयर होता है। तो इन सब का जो है पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, पैरालिटिक पोलियो। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्लिनिकल। फिर आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस फ्रॉम द स्टूल इज रिकमेंडेड मेथड फॉर लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। मतलब जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसके आइसोलेशन के लिए हम स्टूल को एग्जामिन करते हैं। रिकमेंडेड इन एवरी केस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जितने भी केस हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के, उन सब में हम स्टूल एग्जामिनेशन रिकमेंड करते हैं। और वायरस कैन बी फाउंड इन द फीसेस फ्रॉम ऑनसेट अप टू 8 वीक्स आफ्टर पैरालिसिस, ठीक है। मतलब पैरालिसिस के ऑनसेट से लेकर 8 हफ्ते बाद तक, मतलब पैरालिसिस जब हुई उसके 8 वीक्स बाद तक, मतलब पैरालिसिस जब हुई उसके 8 वीक्स बाद तक जो है वो वायरस जो है फीसेस में पाए जाएंगे।
विद द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर द पैरालिसिस ऑनसेट। ठीक है, देखो स्टूल एग्जामिनेशन जो है हम किस में करते हैं, आइसोलेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। अगर हमें वायरस को डिटेक्ट करना है तो हम स्टूल एग्जामिनेशन कर देंगे। सबसे रिकमेंडेड मेथड होता है किसमें, जिनमें पैरालिटिक पोलियो माइलेटिस होती है, और ये हम हर केस में करते हैं जिसको भी एक्यूट फ्लैसिक पैरालिसिस होती है। और ये वायरस फीसेस में कब तक पाया जाता है, ऑनसेट से, मतलब जब पैरालिसिस स्टार्ट हुई उससे 8 वीक बाद तक पाया जाता है। और इसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब होती है, 2 वीक्स आफ्टर द पैरालिसिस ऑनसेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF एग्जामिनेशन की बात करें, इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेलेंस। ये उतना रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि इसमें हमें वायरल कल्चर उतना पॉसिबल नहीं होता है। नॉट लाइकली टू ईल्ड वायरस, सो कलेक्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर कल्चर। इसमें उतना वायरस की ईल्ड नहीं होती है CSF में, इस वजह से CSF कलेक्शन को उतना रिकमेंडेड नहीं करते हैं। CSF सेल काउंट, ग्राम स्टेन, प्रोटीन एंड ग्लूकोज में बी वेरी यूजफुल इन एलिमिनेटिंग अदर कंडीशंस दैट कॉजिंग द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, तो CSF एग्जामिनेशन उतना रिकमेंडेड नहीं होता है वायरल कल्चर के लिए। फिर बात करते हैं थ्रोट एग्जामिनेशन। थ्रोट एग्जामिनेशन भी उतना रिकमेंडेड नहीं होता है फॉर पर्पज ऑफ सर्वेलेंस। नॉट लाइकली एज द स्टूल टू ईल्ड वायरस एंड दस स्पेसिमेन कलेक्शन फ्रॉम दिस साइट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये भी उतना ईल्ड नहीं करता वायरस का, इस वजह से थ्रोट एग्जामिनेशन भी रिकमेंडेड नहीं होता है। फिर बात करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन की, तो ब्लड एग्जामिनेशन भी रिकमेंडेड नहीं होता है फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेलेंस। नॉट लाइकली टू ईल्ड वायरस और करेंट सीरोलॉजिक टेस्ट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वाइल्ड एंड द वैक्सीन वायरस स्ट्रेन। इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीरोलॉजिक डेटा कैन ऑफन बी मिसलीडिंग। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमेंस इसी वजह से रिकमेंडेड नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वायरल कल्चर के लिए, स्टूल एग्जामिनेशन, बाकी ये तीनों रिकमेंडेड नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो में, तो इसको ध्यान से एकदम पढ़ना। ठीक है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखो 2 टाइप की वैक्सीन होती है, एक होती है ओरल पोलियो वायरस की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल की बात करें तो ओरल को हम कितना डोज देते हैं, 5 डोज देते हैं टोटल, और इंजेक्टेबल में हम टोटल 3 डोज देते हैं। ठीक है, ओरल में हम टोटल 5 डोज देते हैं और इंजेक्टेबल में हम टोटल 3 डोजेस देते हैं। ठीक है, और बर्थ की बात करें तो ओरल की बात करें तो बर्थ पे देते हैं एक पहला, और गिवन अप टू 15 डेज। फिर दूसरा कब देते हैं, 6 वीक पे देते हैं। फिर तीसरा देते हैं 10 वीक पे, और चौथा देते हैं 14 वीक पे, और एक बूस्टर डोज देते हैं कब, 16 से 24 मंथ पे। पहला कब दिए, बर्थ पे, फिर 6 वीक्स पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे, फिर एक बूस्टर डोज देते हैं 16 से 24 महीने में। फिर बात करते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की, तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, याद रखना कि हम इसको जो है IPV को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में देते हैं। नॉर्मल डोज कितना होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, 0.5 ml, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल करते हैं तो कितना करते हैं, 1/5 पोर्शन देते हैं, यानी कितना 0.1 ml देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसलिए यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शनल IPV। तो पहली डोज कब देते हैं, 6 वीक पे देते हैं। फिर दूसरी डोज कब देते हैं, 14th वीक पे देते हैं। और तीसरी डोज कब देते हैं, 9 मंथ पे देते हैं। 6 वीक पे, 14 मंथ पे और 9 मंथ पे, 14 वीक पे और 9 मंथ पे। ठीक है, और याद रखना IPV में हमेशा फ्रैक्शनल डोज को देते हैं। और इसके अगर डिलेड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो OPV का कितना होता है, अप टू 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक दे सकते हैं। और IPV का कितना होता है, अप टू 1 ईयर। अब डिफरेंस की बात करते हैं, OPV और IPV में क्या डिफरेंस होता है। तो OPV को किसने डिस्कवर किया था, साबिन ने, और IPV को साक ने। ठीक है, अब ये किस टाइप की वैक्सीन होती है, OPV जो है लाइव वैक्सीन होती है, और IPV किल्ड वैक्सीन होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ओरल होता है, और 2 ड्रॉप्स लगाते हैं, 2 ड्रॉप्स देते हैं ओरल OPV को, और IPV को इंट्राडर्मल देते हैं, और फ्रैक्शनल होता है कितना, 0.1 ml। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो OPV का होता है ह्यूमरल और इंटेस्टाइनल, मतलब लोकल रूट से, और IPV को ह्यूमरल देते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में पैरालिसिस होती है और इंटेस्टाइनल री इन्फेक्शन, मतलब इसको रोकता है, पैरालिसिस को रोकता है और इंटेस्टाइनल के री इन्फेक्शन को रोकता है, और IPV केवल पैरालिसिस को रोकता है। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स की बात करें तो OPV मोर इफेक्टिव होता है और IPV इफेक्टिव नहीं होता उसमें। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो OPV को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंजेंट कंडीशन चाहिए, रिक्वायर सब ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब सब ज़ीरो मतलब -0, मतलब 0 से जो नीचे होते हैं। ठीक है,
मतलब ये रिक्वायर्ड सब ज़ीरो टेम्परेचर, लेकिन आईपीवी के लिए लेस स्ट्रिंजेंट कंडीशन चाहिए, मतलब बहुत ही मतलब वैसे भी रहता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो ओपीवी की शेल्फ़ लाइफ शॉर्टर होती है और आईपीवी की शेल्फ़ लाइफ लॉन्गर होती है। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो ये ओपीवी में होता है 1/1 मिलियन केस, यानी 1 मिलियन केस में केवल एक होता है। और ये किसकी वजह से होता है? WPV3, ठीक है, जो मैंने बताया था कि रेयर केस में होता है ये। तो ये कितना होता है? 1/1 मिलियन केस। और आईपीवी की बात करें तो ये कितना होता है? 0 इंसिडेंस होता है इसका। फिर अगला बात करते हैं CVDPV, मतलब सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। और ये किस स्ट्रेन की वजह से होता है? WPV2 की वजह से। और ओरल की बात करें तो ओरल में CVDPV जो होता है वो कॉज करता है, ठीक है, ओरल में सबसे ज़्यादा कॉज होता है और इंजेक्टेबल में कॉज नहीं होता है। इसमें वही WPV2 की वजह से जो है पोलियो इन्फेक्शन हो जाता है, एटेन्यूएटेड फॉर्म में होता है, फिर भी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो इसलिए हम इसमें ये कॉज कर देता है ओरल वाला। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो देखो हम जो OPV देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, वो ट्राईवैलेंट OPV देते थे पहले, एटेन्यूएटेड फॉर्म्स ऑफ WPV1, WPV2 और WPV3। लेकिन जो WPV2 था वो क्या कॉज करता था? CVDPV, मतलब वही सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। और जो WPV3 था वो क्या कॉज करता था? VAPP, मगर ये बहुत ही रेयर था, मतलब 1/मिलियन केस, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट की तरफ स्विच हो गए। कब? अप्रैल 2016 में हमने ट्राईवैलेंट OPV से बाईवैलेंट OPV में शिफ्ट हो गए। और बाईवैलेंट में कौन सा स्ट्रेन नहीं था? WPV2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। हम ट्राईवैलेंट से किस पे आ गए? बाईवैलेंट पे। और कौन सा नहीं रहा? WPV2, ये चला गया, ठीक है, नॉट कंटेन WPV2। IPV इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पैरालिटिक अटैक्स। IPV जो होता है वो पैरालिटिक अटैक से एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ट्राईवैलेंट में हम तीनों स्ट्रेन लेते थे, लेकिन बाईवैलेंट में हमने WPV2 को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या कॉज कर रहा था? सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। इस वजह से हम उसको जो है स्ट्रेन को निकाल दिए। तो इस समय जो ओरल पोलियो वायरस बच्चों को मिलती है वो कौन सी होती है? बाईवैलेंट OPV। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं इनएक्टिवेटेड यानी IPV की, साक जो बनाया था। तो इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। स्ट्रेंथ क्या होती है? 20D एंटीजन यूनिट्स की, टाइप 1 वाले की। और टाइप 2 की कितनी होती है? 2D एंटीजन यूनिट्स। और टाइप 3 की 4D एंटीजन यूनिट्स। अब देखो IPV कोई पैरालिसिस कॉज नहीं करता है, इसलिए IPV में हम तीनों स्ट्रेन दे सकते हैं, लेकिन OPV में हम बाईवैलेंट फॉर्म में देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है IPV का? सेफ इन द इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, सेफ इन द पर्सनस ऑन रेडिएशन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, यूज़फुल इन दोज ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, जो 50 साल से ज़्यादा होते हैं उनमें काफ़ी यूज़फुल होता है। सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इम्पॉर्टेंट लाइन, नो रिस्क ऑफ द वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं किसके? IPV के। IPV इज़ अनसुटेबल इन द एपिडेमिक्स, लेकिन अगर कहीं एपिडेमिक्स हो गया तो वहाँ पर IPV अनसुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी इज़ नॉट रैपिडली अचीव्ड एज मोर देन 1 डोज रिक्वायर्ड। क्योंकि IPV अगर एपिडेमिक्स है तो वहाँ पर इम्यूनिटी हमें तुरंत नहीं मिलेगी, हमें एक से ज़्यादा डोज लगाना पड़ेगा, लेकिन OPV में हम तुरंत मिल जाती है वैक्सीन। इंजेक्शंस कैन प्रेसिपिटेट द पैरालिसिस ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स। अगर किसी को मान लो एपिडेमिक्स कहीं फैला है, पैरालिसिस है, तो हम अगर IPV देते हैं तो वो उतना रैपिडली अचीव भी नहीं होता है, हमें एक से ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, और वो इंजेक्शन जो है प्रेसिपिटेट कर देता है पैरालिसिस को। इस वजह से IPV को हम एपिडेमिक्स में जो है यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज़ करते हैं? OPV को, ठीक है। फिर बात करते हैं OPV की। तो OPV लाइव एटेन्यूएटेड ट्राईवैलेंट वैक्सीन था पहले, इसमें 3 स्ट्रेन आते थे। फिर अब क्या यूज़ करते हैं? बाईवैलेंट OPV इज़ प्रेजेंट इन NIS एंड पल्स पोलियो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन और सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन। प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। और सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है? पेयर्स पैचेस में, लीड्स टू वायरेमिया। इंड्यूसेस बोथ सिस्टमिक एंड लोकल इम्यूनिटी। नेजल एंड ड्यूडेनल IgA सीरम, नेजल एंड ड्यूडेनल IgA सीरम, IgM, IgG, IgA, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो देखो ट्राईवैलेंट जब था तो उसमें पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों था। तो टाइप 1 का कितना स्ट्रेंथ था? 3 लाख TCID पर 50, और 1 लाख और टाइप 2 का 1 लाख TCID 50, और टाइप 3 का 3 लाख TCID 50, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है ओरल पोलियो वायरस की।
अब इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये ईजी टू एडमिनिस्टर है, इंड्यूसेस बोथ ह्यूमरल एंड सिस्टमिक इम्यूनिटी, अ सिंगल डोज प्रोड्यूसेस द सब्सटेंशियल इम्यूनिटी, मतलब सिंगल डोज ही बहुत रिक्वायर्ड होता है, मतलब अगर एक डोज भी हमने लगा दिया तो वो सब्सटेंशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और वैक्सीन्स स्प्रेड इम्यूनिटी टू अदर्स बाय द एक्सक्रीशन ऑफ वायरस, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कौन देता है, OPV। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन जो होता है वो स्प्रेड करता है इम्यूनिटी को टू अदर्स बाय एक्सक्रीशन ऑफ वायरस कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और ये इनएक्सपेंसिव होता है और यूज़फुल इन कंट्रोलिंग द एपिडेमिक्स, चीप होता है थोड़ा और एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। और याद रखना ये प्रोवाइड करता है स्प्रेड करता है इम्यूनिटी को टू अदर्स बाय एक्सक्रीशन ऑफ वायरस, वायरस को एक्सक्रीट करता है और अदर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू अबाउट साबिन एक्सेप्ट, साबिन मतलब किसको बोलते हैं, OPV को। तो इट इज़ अ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, बिल्कुल सही है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वाया ओरल रूट, बिल्कुल सही है। शेल्फ लाइफ लॉन्गर, ये गलत है, शेल्फ लाइफ शॉर्टर होती है। इट रिक्वायर्स सब जीरो टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड अंडर NIS मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो मैंने बताया था कि IPV की कितना देते हैं फ्रैक्शनल डोज, 1/5, और जो कितना होती है 0.1 ml, तो कितना आ गया आंसर 0.1 ml, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोस्ट नेचुरल आउटब्रेक्स ऑफ पोलियो आर ड्यू टू, मोस्ट नेचुरल आउटब्रेक्स किसके थे, टाइप 1 के, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है एरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, थैंक यू सो मच।